Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और आई थिंक आप सबको ये आंसर्स इसके इस क्वेश्चन के पता होना चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू राइट दिस द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से लिखने का प्रयास करना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। अप्रोच देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा कहता हूँ कि दो थंब रूल है, तो डिफाइन करो या तो फैक्ट्स लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का फैक्ट्स लिखा हुआ है कुछ। ग्रीन रेवोल्यूशन में सीन इन इंडिया इन 1960s एंड 1970s। 1960s और 1970s का टाइम था, उस टाइम इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था। और मेजरली ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। और कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज HYV सीड्स, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। या फिर आप बात करो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, irrigation facilities. So these things gave the rise to green revolution. ये सारे चीज मिलके इन्होंने राइज किसको दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन को। मोस्ट इंपोर्टेंट हियर वाज HYV सीड्स। HYV सीड्स के जो डिस्कवरर थे, जिन्होंने इसे बनाया था और जिन्होंने इसे इनोवेट किया था, ही वाज नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन ई बोरलैंग, and that is why he is known as father of green revolution in world, father of ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। और इंडिया में इस टेक्निक को लाया था MS स्वामीनाथन ने, एंड दिस टेक्निक वाज ब्राइट टू इंडिया बाय MS स्वामीनाथन, who is known as father of green revolution in India. He is known as father of green revolution in India. So these are the some facts which you can use in your introduction. ये सब कुछ facts जो अपने introduction में आप use कर सकते हैं. Now let's move to the body, and the first part of the question is asking about pros. क्या क्या pros थे green revolution के? So the first one was increase in agriculture productivity and production. जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थी स्पेशली ऑफ टू क्रॉप्स, मेजरली यहाँ पे टू क्रॉप्स देखा जाता है, दैट इज व्हीट एंड राइस। इन दोनों की प्रोडक्शन जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ी, 10 फोल्ड्स 20 फोल्ड्स बढ़ गई जो व्हीट और राइस की प्रोडक्शन थे। और मेजरली जो ये बड़ी थी वो फूड क्रॉप्स की थी, जैसे और इसमें कुछ और क्रॉप्स को भी ऐड कर सकते हैं जिनकी स्लोली बढ़ी, दैट इज मेज हो गई। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो इंडिया की थी वो काफी बड़ी है। पहले अगर एक खेत में एक 1 एकड़ एरिया में अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 10 टन हो रहे थे, तो उसी 1 एकड़ एक एरिया में 50 टन 100 टन हो रहे थे। 2 times 3 times बढ़ गई प्रोडक्शन, मोर देन दैट सम प्लेसेस इट आल्सो इंक्रीज्ड अप टू 10 times। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफी बड़ी। सेकेंडली लेस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। पहले क्या था, फूड ग्रेन्स के लिए we are dependent on imports, हमें import करना पड़ता था। we are not self sufficient on food grains, we have to import food grains from such as wheat को हम लोग import करते थे US से। wheat was imported from USA so that our citizens could feed on wheat। बट क्या हुआ, जब भी प्रोडक्शन बढ़ी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ी, तो हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की। और जो इंपोर्ट्स थे फूड ग्रेन्स पे वो पहले कम हुए और धीरे धीरे खत्म हो गए। नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, तो इंपोर्ट कम हो गई, स्पेशली इन राइस व्हीट में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। नेक्स्ट बेनिफिट्स टू फार्मर्स, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा तो इनकम भी बढ़ी, और इनकम बढ़ी तो फार्मर्स को काफी बेनिफिट्स हुए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई,
उससे फार्मर्स को बेनिफिट्स हुए। राइस एंड व्हीट टू नॉन ट्रेडिशनल एरियाज, पहले जो राइस एंड व्हीट थी मेजरली ये सब गंगेटिक प्लेन्स में आपको देखने को मिलती थी, बट इट शिफ्टेड टू नॉन ट्रेडिशनल एरिया। कहीं जिस जिस जगह पे राइस और व्हीट पहले नहीं होती थी उन एरियाज में भी इनके शिफ्ट हो, जैसे जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिस बिकम द मेजर एरियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यू टू द इरिगेशन प्रैक्टिसेस देयर। राजस्थान में यहाँ तक की राइस उगने लगी एंड सम साउदर्न स्टेट्स, और जो साउदर्न स्टेट्स बोले या फिर वेस्टर्न स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब एरियाज में राइस और व्हीट गया और वहां भी होनी शुरू हो गई। और पहली मैक्सिमम कितने होते थे गैंगेटिक प्लेन्स में, जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार ये सब एरिया था। पर धीरे धीरे सारे डिस्पर्सल हुई राइस एंड व्हीट की एरियाज में। फूड सिक्योरिटी, वी अचीव्ड फूड सिक्योरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी ऑन फूड ग्रेन्स, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम लोग फूड ग्रेन्स में, फूड सिक्योरिटी अचीव कर लिया। सबके पास एक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड रहना चाहिए खाने के लिए वो अचीव किया हमने, इम्पोर्ट कम हो गई। सो दिस इज थिंग। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो ऐड की एग्रीकल्चर मशीनरी का इंक्रीज हुआ आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, सच एज ट्रैक्टर्स, इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूजिंग पंप सेट्स, ये सारी चीजें बढ़ी। सो दिस 5-6 आई थिंक आर द प्रोज ऑफ द मेजर प्रोज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोज थे। और भी काफी सारे प्रोज हो सकते हैं ही, तो मैं चाहूंगा आप उसे कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखिए मैं एक आंसर के टाइप से लिखता हूँ तो 5-6-7-8 पॉइंट्स में सोचता हूँ खत्म कर दूं, क्योंकि आप अगर 50 पॉइंट लिख देते हो तो आप अपने आंसर्स में वहां तो लिख पाओगे नहीं। तो ऐसा आपको आंसर्स को लिखते हुए चलना है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। और जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं इनमें होना ही चाहिए, तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ये कमेंट करने से तो हमारे बीच की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है, इंटरेक्शन भी बढ़ती है, हम लोग साथ में सोच सकते हैं कि आप क्या क्या सोच रहे हो पॉइंट्स, और आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, कैपेसिटी भी बढ़ती है, ब्रेन स्ट्रॉम जल्दी कर पाओगे, पॉइंट्स जल्दी जल्दी आपके दिमाग में आएगा व्हाइल राइटिंग आंसर्स। सो दैट इज हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू यू। Now moving to the second part of the question, that is cons. What were the cons of green revolution? The most major cons or the disadvantage was focus on food grains. The major focus on food grains, especially rice and wheat. और जो अदर ग्रेन, अदर टाइप्स ऑफ जैसे वाइल्ड सीड्स हो गया है, पल्सेस हो गया है, तो इन सब पे जो है मेजर फोकस रहा नहीं। और इंडिया एक टाइम पे जो पल्सेस और वाइल्ड सीड्स की अच्छी प्रोडक्शन थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उनकी प्रोडक्शन काफी कम हो गई, जो एरिया कवर करते थे वो काफी कम हो गई। और अदर कॉमर्शियल क्रॉप सच कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब काफी अनटच्ड रह गई। ओके, टी हो गई, these crops remain untouched. The main focus on food grains and especially on rice and wheat. Secondly, monocropping काफी ज्यादा होने लगा। पहले क्या होता था, फार्मर जैसे एक सीजन में राइस लगा रहे हैं, एक सीजन में शायद वो पल्सेस लगा रहे हैं, एक सीजन में ऑयल सीड्स लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, तो डाइवर्सिटी थी इंडियन एग्रीकल्चर में। पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मोनोक्रॉपिंग अधिक हो गया, एक ही टाइप की क्रॉप बस राइस व्हीट राइस व्हीट राइस व्हीट लगने लगी और डाइवर्सिटी कम हुई एग्रीकल्चर में। देयर वाज लिमिटेड कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम थी इसकी लिमिटेड कवरेज थी, दैट इज जो सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए थे वो राइस की थी, व्हीट की थी, लेटर बाजरा और मेज आप कह सकते हैं, इन सब की सीड्स आई थी, ज्वार की सीड्स आई थी, बट मेजरली फूड ग्रेन्स पे ही। और जो ऑयल सीड्स होगी, पल्सेस होगी, उसकी भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ सकती थी पर वो नहीं आई, तो उनकी लिमिटेड कवरेज थी। नेक्स्ट, लीड टू रीजनल डिस्पैरिटीज। जो ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया है दैट इज मेजर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो ये जो एरियाज थे ये मेजर पार्ट थे जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का ये इफेक्ट देखने को मिला। और अगर साउथ में बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और इन सब एरियाज को छोड़ करके जो इंडियन अदर स्टेट्स हैं उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन अनटच्ड रह गई। ईस्टर्न रीजन की बात करें, अगर आसाम की बात करें, बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, सेमी एरिड और एरिड रीजन जो हमारे वेस्टर्न का, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उन सब रीजन्स में अनटच्ड रह गई उस टाइम पे 60-70 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आए। तो हालांकि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स को काफी बेनिफिट्स मिली, पर अदर फार्मर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा, कुछ भी उनके पास नहीं पहुंचा। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी सी हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, उनकी हाई यूज हुई और ये काफी हार्मफुल इफेक्ट्स इसका देखने को मिला। सॉइल पोल्यूशन हुई,
सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हुई इनके वजह से। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज। वाटर कंजम्पशन, जो भी ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे दे वर वाटर इंटेंसिव, काफी वाटर की जरूरत होती थी इनमें। और इस वजह से क्या हुआ कि अभी जो जो एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज थे अभी सब वो सब एरिया वाटर डेफिसिट में जाते जाने से, पंजाब का बात कर लें तो पंजाब हैज वेरी मच डिप्लेटेड इट्स ग्राउंड रिसोर्सेज, ह्यूज डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड रिसोर्सेज ऑफ वाटर इन पंजाब। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिली, वाटर की काफी प्रॉब्लम हुई। और कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस हालांकि हुआ तो सही, पर उसमें भी ग्राउंड वाटर लेवल्स की कोई वो हुई नहीं, ग्राउंड वाटर लेवल काफी डिग्रेड हुई। और जैसे पंजाब जिस ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में काफी ग्राउंड वाटर की डिप्लेशन हुई, इट इम्पैक्टेड सो मच ऑन सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफी कम हो गई। देखिए क्या होता है ना, जब डाइवर्सिटी रहती है, when there is diversity in agriculture, तो काफी सारे, जैसे मान के चलो क्रॉप ए है कोई, तो वो क्या कर रही है, जैसे राइस क्रॉप है लगाया तो ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ले रही है, फिर क्रॉप भी में आपने पल्सेस लगाया तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले रही है, प्लस प्लस सर्टेन अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले रही है, प्लस ये जो है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रही है। और सपोज ये वेजिटेबल्स लगा रहे हैं तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। पर क्या होता है कि जब एक ही टाइप से क्रॉप लग जाते हैं तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं सॉइल से। सपोज ए न्यूट्रिएंट है तो ए न्यूट्रिएंट बस डिप्लेट हुआ सॉइल से, उससे फर्टिलिटी कम होती है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिली, हालांकि रीजन्स ऑफ पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हुई, पर जो अदर एरियाज थे वहाँ के फार्मर्स को काफ़ी नुकसान को देखने को मिला। और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से स्पेशली लैंडलेस लेबर जो थे इन एरियाज अदर देन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। हेल्थ हजार्ड्स, जो भी ये हाई यील्डिंग क्रॉप वैराइटीज में फर्टिलाइजर की यूज हुई, पेस्टिसाइड की यूज हुई, तो उसकी एकुमुलेशन क्रॉप में देखने को मिली। और कैंसर जैसे बीमारी, कैंसर हो गए, और भी काफ़ी सारी बीमारी है जैसे कि रेनल फेलियर हो गई, बर्थ डिफेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ तक कि कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया था इन स्पेशली एरिया पंजाब, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बेस्ट एरिया था, वहाँ पे कैंसर ट्रेन भी चलने लगी। सो इन ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज हेल्थ हजार्ड्स भी काफ़ी बढ़े। तो ये सब कुछ डिमेरिट्स थे, कॉन्स थी ग्रीन रेवोल्यूशन के, जो मैंने आपको बताया। और भी डिमेरिट्स कॉन्स हो सकते हैं, आप मैं चाहूँगा आप उसे कमेंट करके बताएं। नाउ मूव टू द कंक्लूजन। आई ऑलवेज से जब भी आपकी बॉडी अच्छी है तो जस्ट ट्राई टू कंक्लूड विद अ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। Although green revolution had many cons and pros and cons, GR can't be neglected। हम लोग काफ़ी कॉन्स थे उसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन जो उस टाइम सिग्निफिकेंट फूड सिक्योरिटी दी हमें, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। एंड द नीड ऑफ द आवर इज सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज एवर ग्रीन, इन विच टेक्नोलॉजी ने इनकॉर्पोरेटेड इन हार्मोनी विद नेचर। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट में क्या होता है कि नेचर के साथ हार्मोनी नहीं मेंटेन हो पाई थी, पर जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हो, जिसे एवर ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, उसमें हार्मोनी विद नेचर हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाएँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।